नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए आज के करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। इंडिया टॉप रेसिपेंट है रेमिटेंस का इस साल भी, और पिछले कई सालों से भारत है। तो ये मुख्य खबरों में पहली खबर है। दूसरी खबर ये है कि उत्तराखंड में 38 नेशनल गेम हो रहे हैं, और भी अन्य कई खबरों को आज हम कवर करेंगे। ठीक है, डिटेल में हम लोग ये करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अन्य लोगों के साथ भी हमारा चैनल शेयर कर दीजिए। हम करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियन इकोनॉमी और नेशनल इश्यूज़ पे वीडियो बनाते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहली खबर आ रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। राम मोहन राव आमरा, इन्हें बना दिया है एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होते हैं 4 मैनेजिंग डायरेक्टर। हुआ क्या कि टीएस सेट्टी पहले मैनेजिंग डायरेक्टर थे, और वो मैनेजिंग डायरेक्टर से प्रमोट होकर बन गए चेयरमैन। तो जब वो चेयरमैन बन गए तो एक पोस्ट खाली हो गई। अब उस पोस्ट को भरा गया है और राम मोहन राव अमरा को एमडी बना दिया गया। ये डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर थे इससे पहले, और चीफ रिस्क ऑफिसर भी थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अच्छा, ऊपर वाली जो फोटो है वो राम मोहन राव की है और नीचे वाली सीएस शेट्टी की। ये अभी चेयरमैन है। ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने, एसबीआई पीओ के इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं और अन्य बैंकों के इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आ रही है कि भारत ने इस साल यानी 2024 में 129 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस अभी तक वो ले लिया, और ये टॉप है। मतलब इंडिया हर साल ही नंबर 1 पे रहता है रेमिटेंस में। ये अच्छी बात भी है और खराब बात भी। अच्छा, अधिकतर आप लोगों में से इसको अधिकतर लोग ये समझते होंगे कि अच्छी बात है रेमिटेंस। ठीक है, रेमिटेंस ज़्यादा आना इस बात को भी दर्शाता है कि भारत में बहुत ज़्यादा काम करने वाले लोग हैं। ठीक, अच्छा, वो काम करने वाले लोगों के लिए हम एम्प्लॉयमेंट भारत में जनरेट नहीं कर पा रहे, तो वो बाहर जा रहे हैं। तो ये इसका एक निगेटिव एस्पेक्ट है। अच्छा, सेकंड नंबर पे मैक्सिको है, फिर चाइना है, फिर फिलीपींस है और फिर पाकिस्तान है। जनरली यहाँ के लोग वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं, गल्फ कंट्रीज में जाते हैं और वहाँ जॉब करते हैं, फिर वहाँ से रेमिटेंस भेजते हैं। अब रेमिटेंस जो है वो अदर फाइनेंशियल फ्लोस के कंपैरिजन में ज़्यादा है। कहाँ? लो एंड मिडिल इनकम कंट्री में। तो भारत खुद लो एंड मिडिल इनकम कंट्री में, तो यहाँ जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है यानी एफडीआई है, उसके कंपैरिजन में रेमिटेंस बहुत ज़्यादा है। आपको एक आंकड़ा बताऊं तो 10 सालों में यानी पिछली डिकेड में रेमिटेंस बढ़े 51% से, जबकि एफडीआई घटी है 49%। ये हुआ है हिसाब किताब, और ये मैं पूरा ग्लोबल साउथ के लिए बता रहा हूँ, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए बता रहा हूँ। तो ये हाल है। मतलब क्या हो रहा है, बड़े जो देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, वो इन देशों में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से पैसा नहीं भेज रहे। वो क्या रहा है, यहाँ के लोग वहाँ जा रहे हैं, और इसी प्रोसेस को ब्रेन ड्रेन कहते हैं। तो इंटेलिजेंट लोग, बढ़िया लोग, वो तो विदेश चले जाते हैं, जो भारत में बसते हैं वो उतने कैपेबल नहीं होते। तो होता क्या है कि जो इलीट क्लास है, जो क्रीम है, वो तो चली जाती है बाहर, वो वहाँ पैसा कमाती है और वहाँ से पैसा भेजती है। तो ऐसे करके उस देश में यानी लीस्ट और मिडिल इनकम कंट्री में, लो और मिडिल इनकम कंट्री में, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री में डेवलपमेंट होता है। तो ये हो गया। ठीक, अच्छा, ये पूरा रिपोर्ट, ये पूरा डाटा हर साल वर्ल्ड बैंक से निकलता है, तो आप वर्ल्ड बैंक भी ध्यान रखिएगा। इस पूरी न्यूज़ में आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। एक तो आपको 129 बिलियन ध्यान रखना है, दूसरा वर्ल्ड बैंक ध्यान रखना है। और इतना जो मैंने वो लेसेस बताया, ये आपके इंटरव्यू में काम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। श्रीराम फाइनेंस ने 1.27 बिलियन का मल्टी करेंसी लोन, ये इसको मिल गया, ये इसने सिक्योर कर लिया। अब इसमें ये है कि ये जो पूरा लोन है ये इन्होंने उठाया एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग से, ईसीबी। ईसीबी को आपको ध्यान रखना है। ईसीबी का जो लोन होता है वो जनरली फॉरेन करेंसीज में होता है। ठीक, फॉरेन करेंसीज में होता है। अब इसमें 12 बैंकों ने और साथ ही साथ आईएफसी ने, आईएफसी क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में, जैसे वर्ल्ड बैंक आपने सुना होगा ना, उसमें 5 उसके अंदर इंस्टीट्यूशंस हैं, 5, और उनमें से एक आईएफसी। ये पूरा लोन जो सिक्योर किया गया है श्रीराम फाइनेंस के द्वारा। श्रीराम फाइनेंस भारत में एक एनबीएफसी,
तो ये जो लोन है ये 12 बैंकों की मदद से और आईएफसी की मदद से सिक्योर किया गया है। इसका 10 ईयर 5 साल। ठीक। अच्छा, ये जो ईसीबी है ना, इसमें मेजर चंक जो पैसा उठा है वो यूएस डॉलर में उठा है। तो 1.15 बिलियन तो यूएस डॉलर में उठाया गया, 275 मिलियन दिरहम में और 50 मिलियन यूरो में। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है, ये पूरा लोन जो है ना ये सोशल लोन है। अब यहाँ पे सोशल लोन को समझ लेते हैं। सोशल लोन क्या होता है? सोशल लोन वो लोन होता है जिसका मेन फोकस होता है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सोशल कंडीशंस को इम्प्रूव करना। कहने का क्या मतलब है, भारत के रिस्पेक्ट में ये लोन वीकर सेक्शन को मिलता है। भारत के रिस्पेक्ट में ये जो लोन है, इसका जो यहाँ से फंड आएंगे, ये लोन फिर दिया जाएगा एमएसएमई को, ये दिया जाएगा सोशल एंटरप्रेन्योर्स को। तो ऐसे लोग जो सोशल कंडीशंस को इफेक्ट करें उनको ये लोन दिया जाएगा। तो ये श्रीराम फाइनेंस ने उठाया। अच्छा, इसमें होता ये है कि इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, बिकॉज ये क्या होता है, जनता के बेनिफिट के लिए इसका यूज होता है। ठीक, ये हो गया। अगला, इंडिया इमर्ज थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन स्मार्टफोन मार्केट। अच्छा, जब से पीएलआई की स्कीम स्मार्टफोन में गई है, मतलब एक सेक्टर पीएलआई में कई सेक्टर है ना, तो एक सेक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग भी है, उसमें भी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में तब से इंडिया में एक बूम आ गया है। तो इंडिया का जो स्थान था पूरी दुनिया में वो 23rd था। 2019 की बात है, अभी 2019 में कितने साल हुए, अब ये हो गया थर्ड, मतलब थर्ड लार्जेस्ट वी आर प्रोड्यूसिंग द स्मार्टफोन और वी आर एक्सपोर्टिंग ऑल्सो। हम अपना तो कर ही रहे हैं, प्लस हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट में हम लोग थर्ड नंबर पे हो गए। सही। भारत में बहुत कंपनी है, जैसे आईफोन बनते हैं तो भारत में फॉक्सकॉन का प्लांट है, भारत में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स बना रहा है। एक डिक्सन टेक्नोलॉजी करके कंपनी है जिसने अभी कुछ दिन पहले वीवो के साथ पैक्ट साइन किया था कि वो स्मार्टफोन बनाएंगे। तो ऐसे करके बहुत सारे स्मार्टफोन, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स वो भारत में बन रहे हैं और भारत से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। नीचे ये भी लिखा है कि जो माइलस्टोन है ये अलाइंड है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के साथ, जिसका गोल ये है कि 70 से 75% जो प्रोडक्शन हो रहा है वो एक्सपोर्ट किया जाए। तो पीएलआई स्कीम के तहत ये इंडिया जो है एक इमर्ज हुआ है पूरी दुनिया में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का, उसमें भी स्पेसिफिकली स्मार्टफोन का। ये आप ध्यान रखिए। अगला, एजुकेशनिस्ट है इंडिया के अरुण कपूर, आपको इमेज में दिख रहे होंगे। इनको भूटान के राजा ने एक रॉयल ऑनर दिया। ये ऑनर एक टाइटल की फॉर्म में, इस टाइटल को कहते हैं दासो। दासो जनरली सीनियर भूटानीज ऑफिशियल को दिया जाता है, पर भूटान क्या करता है, भूटान का मेन फोकस एजुकेशन और हैप्पीनेस पे है। तो जो भी लोग इस सेक्टर पे काम करते हैं, जो भी लोग ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, उस उनको भूटान रिकॉग्नाइज करता है। तो अरुण कुमार जी का मेन जो वर्क है, मेन कंट्रीब्यूशन है वो एजुकेशन सेक्टर में, और इसमें भी इनका इंडिया, भूटान, ओमान, यहाँ पर इन्हें जो है वो इनका बहुत मेजर काम है, और यहाँ इनको ऑनर भी मिला और अब ये भूटान में इनको ऑनर मिल गया। अच्छा, ये पूरी सेरेमनी हुई भूटान के नेशनल डे सेलिब्रेशन में। तो भूटान का नेशनल डे भी सेलिब्रेशन भी आप ध्यान रखिएगा, ये 17 दिसंबर को होता है। और जो अवार्ड दे रहे हैं, जो टाइटल दे रहे हैं दासों का, वो है वहाँ के राजा। ठीक, इनका नाम भी यहाँ मेंशन है, जिग्मे खेसर नामग्याल। ठीक, ये आप ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड पहला राज्य था जिसने यूसीसी लाए थे लोग। अब ये पहला राज्य बन रहा है जहाँ यूसीसी इंप्लीमेंट हो रहा है। 2025 जनवरी 2025 से ये इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है। 1 जनवरी से ये लागू हो जाएगा पूरे स्टेट में। अच्छा, इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने डेडिकेटेड पोर्टल बना लिया है, उन्होंने मोबाइल एप्लीकेशन भी बना लिया है। और धामी जी का, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, इनका कहना है कि ये जो यूसीसी है ये एम्पावर करेगा वुमेन को, चिल्ड्रन को, और इंक्लूसिव डेवलपमेंट को ये बढ़ाएगा। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, इसमें हम लोग इनहेरिटेंस, मैरिज, इन सब के लिए समान नियम बना रहे होते हैं कि किसी भी धर्म जाति का व्यक्ति हो, सही, उस पर सेम नियम लागू हो, ताकि यूनिफॉर्मिटी एक सोसाइटी में कुछ सर्टेन एस्पेक्ट्स में तो रहे। तो ये एक बात है। अगला क्या है, नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। ये तो बढ़ता ही जा रहा है, ये फिर बढ़ गया। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है, ये ध्यान रखिएगा। ये
15.82 लाख करोड़ हो गया। सही। अब ये जो है 21% एडवांस टैक्स पेमेंट। होता क्या है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं यानी कॉर्पोरेट्स और बड़े एचएनआई, इनको एडवांस टैक्स पे करना होता है। हम सभी एडवांस टैक्स पे कर रहे होते हैं जनरली। जैसे आप गवर्नमेंट जॉब में होंगे तो क्या होगा, आपका टीडीएस कटने लगता है। वो टीडीएस क्या है, वो एडवांस पेमेंट ही है, क्योंकि टैक्स तो एट द एंड ऑफ द ईयर भरना होता है, पर वो क्या होता है, एडवांस में कटते रहता है। इसे कहते हैं एडवांस पेमेंट। तो एडवांस पेमेंट के तहत मतलब ये एक आंकड़ा निकल के आया, तो उसमें ये 21% राइज हुआ। अब देखिए, ये एक काउंटर आर्ग्यूमेंट हो सकता है जब भी हम कहते हैं कि कंजम्पशन नहीं बढ़ा, जब भी हम कहते हैं ग्रोथ नहीं बढ़ा, क्योंकि टैक्स तो बढ़ता है। अब टैक्स तभी बढ़ेगा जब रेवेन्यू बढ़ा होगा। सही। तो ये एक बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग पिक्चर क्रिएट करता है। पर इसमें एक चीज ध्यान रखने की है, वो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने की ये है कि टैक्स का नंबर तब भी बढ़ सकता है बहुत ही ज्यादा सडन, जैसे 16.45 आपको बहुत ज्यादा नंबर लग रहा होगा, पर इसमें इन्फ्लेशन भी तो है। सही। अगर मैं इन्फ्लेशन ही भारत में मोटा माटी 7% है, ये तो गवर्नमेंट आंकड़ा है, एक्चुअल तो इससे ज्यादा ही है। तो आप ऐसा मोटा माटी पकड़ो कि 10 भी एवरेज आता होगा, तो 10% तो मतलब टैक्स अगले साल ज्यादा ही हो जाएगा। आप ऐसे समझिए, 100 रुपए अगर किसी प्रोडक्ट का इस साल दाम है, तो 18 रुपए मान लीजिए उस पर जीएसटी लगता है। अगले साल अगर उसका दाम ही 110 हो गया, ठीक, कोई कंजम्पशन नहीं बढ़ा, कुछ नहीं बढ़ा, तो सरकार को 18%, तो वो सरकार को 10% टैक्स एक्स्ट्रा जाने वाला, क्योंकि उसका 18% वो लगेगा 110 का, तो वो 10% ज्यादा होगा। तो यही वाली बात, टैक्स के राइज को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इसमें इन्फ्लेशन भी इंक्लूडेड है। ठीक, हालांकि जनरली ये पॉजिटिव देखा जाता है। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, कॉर्पोरेट टैक्स इंक्लूड होता है, पर्सनल टैक्स इंक्लूड होता है, और इसमें साथ ही साथ सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स एसटीटी ये भी इंक्लूडेड रहता है। एसटीटी जनरली सिक्योरिटीज के ट्रांजेक्शन में, शेयर मार्केट में आप ट्रेड करते हैं या आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, तो वहां एसटीटी लगता है। तो ये सारा डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। क्वेश्चन इसमें से क्या पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स है, तो आप ये लिस्ट ध्यान रख लीजिए। ठीक, ये हो गया। आगे देखते हैं। फिर उत्तराखंड खबर पे है, क्योंकि 38 नेशनल गेम उत्तराखंड में हो रहे हैं, और इन्होंने मैस्कॉट, लोगो, एंथम, टैगलाइन सब इशू कर दिया। ठीक। अच्छा, आपको इमेज में नीचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दिख रहे होंगे जिन्होंने इसका उद्घाटन किया। बगल में उनके ही लेफ्ट साइड में एक महिला खड़ी है, वो है पीटी उषा। ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है। ठीक, इन्होंने ये पूरी सेरेमनी करी और इसके बाद गेम स्टार्ट हुई। ठीक, इनमें जो है कि ये पूरी में जो गेम्स होंगे, इसमें योगा, मल्लखंब ये इस बार इंक्लूड किया गया। ठीक, और भी अन्य बहुत सारे गेम होंगे। ठीक। अच्छा, इसका मैस्कॉट ये आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड नेशनल गेम्स का, वो है मौली। मौली क्या है, उत्तराखंड की स्टेट की बर्ड है, का नाम है मोनल। सही, मोनाल होता है यहाँ का वर्ड है मोनाल, वैसे मोनल इंग्लिश का वर्ड। ठीक, पहाड़ी में उसको मोनाल कहते हैं। तो वो मोनाल जो है उसी को रिप्रेजेंट करता है ये मौली। तो मौली आपको ध्यान रखना है कि ये इसका मैस्कॉट है। आगे बढ़ते हैं। भूपेंद्र यादव, सही, इनके द्वारा अनाउंस किया गया ये MOEFCC, यानी ये मिनिस्टर हैं इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। इनके द्वारा ये बताया गया कि पहली बार गंगा की रिवर की डॉल्फिन जो है उनकी टैगिंग हो रही है। अब पहले ये समझ लीजिए टैगिंग होती क्यों है। टैगिंग के बड़े फायदे हैं। एक तो टैगिंग से एनिमल वेलफेयर इंश्योर होता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई हंट करता होगा और उसे उसके जाल में डॉल्फिन आ गई, अब पता है कि ये डॉल्फिन ट्रैक हो रही है, तो वो उससे मानवता भरा व्यवहार करेगा, उसे दोबारा पानी में छोड़ देगा। ठीक, तो टैगिंग से एक तो ये फायदा है। दूसरा, डेटा कलेक्शन में इसका बहुत फायदा होता है। तीसरा, रेगुलेटरी कंप्लाइंस। चौथा, एनिमल मैनेजमेंट। तो ये मल्टीपल फायदे हैं टैगिंग। तो ये पहला डॉल्फिन है जिसको टैग किया गया। आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो उस पर टैग लगा रहे हैं। ठीक। अच्छा, ये किया कहाँ गया, ये आसाम में किया गया। ठीक, कंडक्टेड ये पूरा आसाम में किया गया, और ये एक मेजर इन्हांसमेंट मतलब मेजर एडवांसमेंट है इस पूरे प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत। ठीक। अच्छा, जो डॉल्फिन है, सही, वो अक्सर समुद्र में पाई जाती है, पर भारत में ही गंगा और नदी में भी पाई जाती है। ठीक, गंगा नदी में ही ये पाई जाती है, और वो स्पेशल टाइप की डॉल्फिन होती है, उसको कहते हैं गैंगेटिका
वाली डॉल्फिन, सही। तो उसका साइंटिफिक नेम भी है, वहां आप देख सकते हैं, ये है इसका साइंटिफिक नेम, प्लेटिनस्टा गैंगेटिया, सही। तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यानी इसका भी बड़ा योगदान है। दूसरा, आसाम के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का योगदान है। तीसरा, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है अरण्यक, उसका भी बड़ा योगदान है। और ये पूरा जो फंड किया गया था वो कैंपा द्वारा फंडेड था, ठीक। तो ये नेशनल फंडेड प्रोजेक्ट है, इसके द्वारा ये फंडेड, ठीक। टैगिंग का बड़ा यूज रहता है, ये आप समझ। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आ रही है कि भारत और यूएई का 4th इंडिया यूएई स्ट्रेटेजिक डायलॉग संपन्न हो गया। अच्छा, यूएई इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर और मिडिल ईस्ट में इंडिया का सबसे प्रोमिनेंट पार्टनर यूएई। यूएई के साथ हमारे संबंध बहुत ही ज्यादा बढ़िया कंपैरेटिवली अदर गल्फ स्टेट से। सारे गल्फ स्टेट्स के साथ इंडिया के संबंध बढ़िया, लेकिन यूएई एक अलग ही स्थान रखता है। और इंडिया के पहला टॉप ट्रेडिंग पार्टनर यूएसए, सेकंड नंबर पे चाइना और थर्ड फोर्थ पे यूएई हमेशा बना रहता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक। तो हमारे बहुत अच्छे संबंध है, प्लस इंडिया का डायस्पोरा भी यूएई में बहुत ज़्यादा है। तो ये पूरी मीटिंग हुई, तो हर साल ये मीटिंग होती है। आपको जयशंकर साहब दिख जाएंगे यहाँ पर। और ये जो है ये यूएई के फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक अब्दुल्ला बिन जायद अल निहान, ये वहाँ के, ये बहुत बार आ चुके हैं। ये जनरली चेंज नहीं होते क्योंकि ये तो सब रॉयल फैमिली वहाँ रूल करती है, ये उसी के सब मेंबर, ठीक। तो भारत और यूएई के बीच में रिन्यूएबल एनर्जी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, इनके इन सेक्टर्स को लेकर के बातचीत हुई। और अभी इंडिया ने यूपीआई और आईपीपी लिंकेज, वो जिसमें क्या ये है कि इंडिया के रुपी और यूएई की करेंसी में ट्रेड होता है, एक तो उसका फैक्टर सिग्निफिकेंट है हमारे बीच में। दूसरा, हम लोग तेल वहां से बहुत खरीदते हैं। दूसरा, यूएई में भारत के एक्सपोर्ट काफ़ी होते हैं, तो हम लोग बहुत कुछ एक्सपोर्ट करते हैं यूएई को। आगे हम लोग 5th जनरेशन प्लेन बना रहे हैं, ब्रह्मोस की बात चल रही है अभी यूएई से, सही। और मल्टीपल तेजस वेजस जहाज, इन सब की बात चल रही है। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मार्केट है यूएई इंडिया के डिफेंस प्रोजेक्ट के लिए, वो प्रोडक्ट्स के लिए। दूसरा, यूएई से एफडीआई बहुत आता है भारत में, और एफडीआई की बातचीत वो हो सकती है। यूएई का बड़ा इंपॉर्टेंट स्थान है, जो हम आईमेक प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें। मल्टीपल फ्रंट्स में इंडिया और यूएई एक साथ काम करते हैं। इंडिया और यूएई के बीच में एक एक्सरसाइज भी होती है जो आर्मी के बीच में होती है, वो अभी स्टार्ट हुई है, सही। उसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि डेजर्ट साइक्लोन किन दो मतलब कंट्रीज के बीच में होती है। तो उसका आंसर है यूएई और इंडिया, ठीक, ये ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी, इन्हें तो आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल के काफ़ी पक्षधर हैं। ये भारत में जो एफिशिएंसी है, मतलब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी बढ़ाने में लगे, फैलाने में लगे। प्लस इनका ध्यान हमेशा ये रहता है कि कैसे करके पॉल्यूशन को कम किया जाए। तो अब इन्होंने एक नया इलेक्ट्रिक बस लॉन्च किया, स्विच करके कंपनी, ठीक। ये हिंदुजा ग्रुप की कंपनी। तो इन्होंने हिंदुजा ग्रुप की बस, जहाँ अभी आपको ये ऊपर दिख रही है ना, ये लॉन्च करी। इसमें 39 सीटर ये बस है, ठीक। ये अर्बन कम्यूट्स के लिए, और ये फुली इलेक्ट्रिक बस है। तो ऊपर और नीचे आप देख पा रहे हो। अच्छा, एक और बस आपको नीचे दिख रही होगी, वो E1 है, और ये यूरोपियन मार्केट्स के लिए, ये इंडिया के लिए नहीं। ऊपर वाली बस इंडियन मार्केट्स के लिए। और भी मल्टीपल चीजें। अच्छा, अगर आप ऊपर वाली बस देख रहे होंगे, नीचे वाली भी देख रहे होंगे, ये लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बस। तो इलेक्ट्रिक बस अब धीरे धीरे भारत में क्या हो रही है, लॉन्च हो रही है, फिर कुछ दिनों बाद पॉपुलर हो जाएगी। सीएनजी बस अभी चलती है। आधा तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर पूरा का पूरा नॉन फॉसिल फ्यूल में चलने वाला हो जाए तो काफ़ी पोल्यूशन कंट्रोल में आ जाएंगे। तो ये एक बढ़िया कदम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ। आगे बढ़ते हैं। फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है फाओ, इन्होंने मेजर असेसमेंट किया है सॉल्ट इफेक्टेड सॉइल्स का, और ये 50 साल का इनका आंकड़ा है। इनकी एक रिपोर्ट आई है जिसका टाइटल है ग्लोबल स्टेटस ऑफ सॉल्ट इफेक्टेड सॉइल्स, राइट। तो ये इन्होंने किया है, और ये पूरा इन्होंने बैंकॉक में किया, थाईलैंड में। और यहाँ इन्होंने ये रिपोर्ट में दिखाया कि जो 1.4 बिलियन हेक्टेयर्स लैंड है, यानी 10.7
6% ऑफ ग्लोबल लैंड एरिया ये इफेक्टेड है सैलिनिटी के द्वारा। अब सैलिनिटी के मल्टीपल कारण होते हैं। एक तो हम ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर है, तो हम इतना फर्टिलाइजर यूज करते हैं कि सॉइल जो है वो सलाइन हो जाती है। एक बार सॉइल सलाइन हो जाती है फिर उसमें कोई फसल ही नहीं होती, तो बड़ा प्रॉब्लम है। तो इंडिया में भी बहुत ये प्रॉब्लम बढ़ गया है। जैसे जितने भी ग्रीन रिवॉल्यूशन वाले स्टेट हैं वहाँ जम के फर्टिलाइजर का यूज होता है। चाहे पंजाब ले लें, चाहे आप हरियाणा ले लें, यूपी के भी बहुत सारे इलाके हैं, वहाँ भूमि खराब होती जा रही है। क्यों? क्योंकि वो भूमि में सैलिनिटी बढ़ती जा रही है। तो ये बहुत बड़ा इशू है। ये हो गया। आगे देखते हैं, आईसीआईसी बैंक और टाइम्स इंटरनेट इन्होंने एक सुपर प्रीमियम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। ठीक, ये क्रेडिट कार्ड वीजा के द्वारा पावर्ड है। अभी ये पूरा कल ये का इनॉग्रेशन हुआ था और ये कार्ड पहली बार अनाउंस हुआ। अच्छा, ये सुपर प्रीमियम क्यों है? क्योंकि इसमें देखिए एनुअल फीस ही 20,000 रुपये, और अगर आप इसका सालाना खर्चा 25 लाख का करेंगे तो ये पूरी फीस वेव हो जाएगी। इसमें बेनिफिट्स क्या है? इसमें लाउंज एक्सेस मिलता है, रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं और हेलीकॉप्टर राइड्स फ्री मिलते हैं। बहुत ही प्रीमियम कार्ड है। अच्छा, इंपॉर्टेंट इसमें ये सब नहीं है, इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि आईसीआईसी बैंक और टाइम्स ने एक सुपर प्रीमियम कार्ड लॉन्च करा, इतना। ऊपर वाले में ये इंपॉर्टेंट है कि आप ये ध्यान रखें कि रिपोर्ट द ग्लोबल स्टेटस ऑफ सॉल्ट इफेक्टेड सॉइल, ये एफएओ के द्वारा दी गई रिपोर्ट है। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है, एफएओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक, अब आज का सवाल यह है कि रिसेंटली किसान कवच लॉन्च किया गया है सरकार द्वारा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये क्या है? इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है, फार्मर लोन प्रोडक्ट है, एंटी पेस्टिसाइड सूट है, या न्यू एडवांस कोई सीड है? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। हमें ये बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।